हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 जो कि है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वो स्टार्ट लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। बच्चे, जो चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस के साथ लिंक्ड है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ एक टॉपिक्स उस चैप्टर के कवर अप करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर अप करेंगे? फर्स्ट वन इज़ योर मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट होता क्या है। उसके बाद डेफिनेशन रिक्रूटमेंट की करेंगे, और उसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं वेकेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज़ हमें वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, लोगों को एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे कि दैट हमें इतने पर्सन्स की एप्लीकेशंस चाहिए, हमारे यहाँ पर 10 पोस्ट हैं। और उसके हिसाब से हम एक सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंशन कर देंगे, क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया मेंशन कर देंगे। उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों से क्या करेंगे, एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस के अंदर देखिए, एप्लीकेशंस इनवाइट होती हैं वेकेंट जॉब के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कोशिश की जाती है कि जो भी प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, जो करंट में अभी हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं बने बट आने वाले टाइम में वो हमारे क्या बन जाएंगे, एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे। ठीक है, दैट परफेक्ट एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। जब लोग अपनी एप्लीकेशंस भेज देते हैं, उसके बाद हम बेस्ट वन को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। इस वजह से रिक्रूटमेंट को तो पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि ये बताइए सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में से कौन सा प्रोसेस पॉजिटिव है। तो आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होता है, और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो नेगेटिव होता है। इसको पॉजिटिव क्यों बोला गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर? क्योंकि इसके अंदर छटनी नहीं की जाती, सिर्फ लोगों से उनकी एप्लीकेशंस मंगवाई जाती हैं। लेकिन उसके बाद रिक्रूटमेंट जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जो भी बेस्ट वन एप्लीकेशंस होती हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और अपनी कंपनी के प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ बनाते हैं। इस वजह से छटनी करना वो नेगेटिविटी में आ जाता है। इस वजह से सिलेक्शन प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोला गया है, नेगेटिव प्रोसेस बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को लोकेट किया जाता है और उन्हें इनकरेज किया जाता है कि वो हमारी जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, इसके अंदर मैन पावर रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है सो दैट कि अगर किसी भी एडिशनल एम्प्लॉई की हमारी कंपनी के अंदर ज़रूरत है तो हम उनको हायर कर सकें। और जो चीज़ मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन यहाँ पर हम कौन सी करने जा रहे हैं, एडविन बी फ्लिपो की। किसकी डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे? डेफिनेशन गिवन बाय एडविन बी फ्लिपो। अकॉर्डिंग टू हिम रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है सर्च करने का, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करने का प्रोसेस है जिसके अंदर उनको स्टिमुलेट किया जाता है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब्स के लिए क्या करें, अप्लाई करें। तो दे आर स्टिमुलेटिंग, वी स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है? रिक्रूटमेंट एक सर्चिंग प्रोसेस है। किन की सर्चिंग की जाती है? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ की सर्चिंग की जाती है और उनको स्टिमुलेट किया जाता है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब्स के लिए अप्लाई करें। जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टूडेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अब हम डिस्कस आउट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
बच्चे अगर हम बात करें साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा है तो उस केस में अगर हमें लेस एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी क्या होगा, स्मॉल होगा। और अगर एक डेवलपिंग और वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग इंटरनल कैंडिडेट्स। कई बार रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऐसी होती है कि कंपनीज़ के अंदर प्रावधान होता है, प्रोविज़न होता है कि हमने इंटरनली ही पहले वेकेंट पोस्ट को क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, दैट मीन्स सबसे पहले अगर हमारे यहाँ पर कोई पोस्ट खाली होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपने इंटरनल सोर्सेज होते हैं जैसे ट्रांसफ़र कर लिया या प्रमोट कर लिया, इस प्रकार से अपनी वेकेंट पोस्ट को फिल करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे इंटरनल सोर्सेज सफिशेंट मात्रा में अवेलेबल नहीं होंगे उस केस में हम क्या करेंगे, अपने एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ, उस केस में हम एक्सटर्नल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर अपनी निर्भरता को दिखाएंगे। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ रिगार्डिंग लोकल कैंडिडेट्स। अब देखिए कई ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि हम अपने लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देंगे, बाहर के लोगों को बाद में बुलावा देंगे, सबसे पहले लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देंगे। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट पॉलिसी इस प्रकार होती है कि हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना, इकोनॉमिकल रखना है और एक स्टेबल प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि अगर आप लोकली पर्सन को हायर करते हो तो स्टेबिलिटी रेट फिर भी ज़्यादा होता है। अगर बाहर के किसी बंदे को आप हायर करोगे तो उसका स्विच ऑन करने का आप कह लीजिए कि जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसको जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो वो मतलब कि छोड़कर चला जाएगा। क्यों छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो अपने होम टाउन में तो है ही नहीं है। तो हमारी अगर लोकल कैंडिडेट वाली पॉलिसी भी हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियंस की, तो उस केस में देखिए क्या होता है कि ट्रेड यूनियंस जो होते हैं वो भी हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम हायर ग्रेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो सब मतलब हायर पोस्ट के लिए तो ट्रेड यूनियन कई बार ट्रेड यूनियंस आपको मालूम ही होगा कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अगर हम कुछ भी उनके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन करती है तो हड़ताल्स, लॉकडाउन्स, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जब भी पर्सन्स को हायर किया जाता है तो ट्रेड यूनियंस प्रेशर क्या करती है, डालती है कि आप इस प्रकार से अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कीजिए, आप उस प्रकार से अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कीजिए। और मजबूरन में ऑर्गेनाइजेशन को वो ट्रेड यूनियन ने जो चीज़ बोली है वो फॉलो करनी पड़ती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शांति बरकरार रहे, स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होता जाए। तो इस प्रकार से ट्रेड यूनियन भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट इज बच्चे, अभी तक हम 4 पॉइंट्स कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग रिजर्वेशन। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। ये भी पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करे हैं। ठीक है, जैसे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में देख लीजिए कि जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके अंदर आपने देखा होगा कि अगर जैसे आपने बैंकों के पेपरों की बात की जाए, IBPS जो कंडक्ट करता है, उसके अलावा और जितने भी डिफरेंट SSC CGL हो गया एग्ज़ाम या इस प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें हमेशा रिजर्वेशन फिक्स्ड होता है। जैसे SC के लिए हो गया, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, या सपोज़ किसी पर्सन को कुछ प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, फिज़िकली ही इज़ नॉट वेल, तो उन सब केसेस में गवर्नमेंट ने स्मॉल कोटास क्या किए हुए हैं, फ़िक्स किए हुए हैं। तो ये भी क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। सिमिलरली काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस वेरी करता है। कईयों में होता है कि हाँ हम एक सर्विसमैन के पर्सन्स जो घर वाले होंगे उनको प्रेफरेंस देंगे। इस प्रकार से ये सब चीज़ें क्या करती हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट is students level of production and expansion. When scale of production is enlarged, the organization will require more employees and so additional employees will be recruited. सपोज़ अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसा है, बहुत बड़ा है,
बहुत बड़े स्केल के ऊपर वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उस केस में उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और एडिशनल एम्प्लॉयज़ की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस उस प्रकार से होगा। कई बार उनके पास इंटरनल सोर्सेज सफिशेंट नहीं होंगे एंड दे हैव टू रिलाई अपॉन दी एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इस प्रकार से लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोगों की हायरिंग होगी, अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, एक्सपेंशन के चांसेस इतने नहीं हैं, उस केस में कम लोगों की उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स दी वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस भी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। गुड वर्किंग कंडीशंस होंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं तो वो ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ प्रभावित नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़। स्टूडेंट्स, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या करती हैं, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी एम्प्लॉयज़ को प्रमोट किया जाता है एज सुन एज दे अचीव देयर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड सो ऑन, इन दैट पर्टिकुलर केस दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी हाईली रिकमेंडेड बाय द एप्लीकेंट्स। उस केस में जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे कि हाँ भी हम उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं। क्यों जाएं उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहाँ लोगों को प्रमोट जल्दी किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से रखा जाता है। इस प्रकार से जो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट कम्स दी सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स। वी ऑल नो दैट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सैलरी के अलावा और भी बहुत सारी सहूलतें अपने एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं, जैसे अलाउंसेस हो गया या और उसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है। और ये जो सैलरी और अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं ये भी क्या करते हैं, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर सैलरी और हायर बेनिफिट्स दिए जाते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सैलरी है और अदर बेनिफिट्स हैं ये भी क्या करते हैं, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कम्स दी पर्सनल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी है, ठीक है, उसके अंदर जो भी ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आने वाले जितने भी प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करती है, प्रभावित करती है। और अगर सपोज़ किसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में क्लियरली मेंशन है कि वो प्रेफरेंस देंगे शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लासेस को, हैंडीकैप पर्सनस को, या डिपेंडेंट्स हैं एम्प्लॉई के जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक बड़ी पॉजिटिव पिक्चर आने वाले जितने भी जॉब एप्लीकेंट्स हैं उनके माइंड में डेवलप करती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पॉइंट है कि पर्सनल के ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ हैं या प्रैक्टिसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या करती हैं, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कुछ एक और पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सपोज वी इफ़ वी टॉक अबाउट द TCS, डिलॉयट, वी ऑल नो दैट ये सब क्या है, हमारे इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं। हर बंदा इन कंपनीज़ में काम करने की ख्वाहिश रखता है, तो इनकी इमेज बहुत अच्छी है। इमेज के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ की वजह से ही उस कंपनी की इमेज में बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए सुधार हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक कंपनी की इमेज जो है वो भी क्या करती है, उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। और सपोज़ अगर उनके यहाँ 2 वैकेंसीज भी होंगी लेकिन एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा जाएंगी क्योंकि उस कंपनी की जो इमेज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। Ability of the organizations to stimulate the prospective candidate. Next is कि जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट है किनकी एम्प्लॉयज़ की,
इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टिमुलेट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट करती है, प्रभावित करती है, ठीक है, अपनी तरफ आने के लिए, उस कंपनी के अंदर जॉब की एप्लीकेशन देने के लिए। तो अगर तो वही है, अगर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है पुरानी है, ठीक है, या बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो ये सब चीज़ें किसी भी आम बंदे को, किसी भी एक कॉमन मैन को क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी कि वो वहाँ पर क्या करे, अपनी एप्लीकेशन दे। कोई नई कंपनी है, कोई स्टार्टअप है, तो हम हिचकिचाते हैं कि वहाँ पर अपने जॉब एप्लीकेशन देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी नई नई कंपनी है, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। हमारे दिमाग में इस तरह की पिक्चर पहले से ही, या आप कह लीजिए सोच पहले से ही डेवलप्ड है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट TCS, रिलायंस, जो हमारे यहाँ पर बिरलास, इनकी कंपनीज़ की अगर बात करें, ये बहुत पुरानी है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, और अगर यहाँ पर आपको जॉब एप्लीकेशन देने की बात की जाए तो आप बिना सोचे समझे अपनी जॉब एप्लीकेशन दे देंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, स्टिमुलेट करना कि वो वहाँ पर अपनी जॉब एप्लीकेशन दें, ये भी एक कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ भी रिकमेंड कर देते हैं कि हम, जैसे सपोज़ किसी पर्सन का नोन TCS में लगा हुआ है, तो वो वहाँ पर रिकमेंड कर देते हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपने जितने भी नियर एंड डियर वंस है या पीयर सर्कल है उसके अंदर बातचीत करते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, ये वो। और अगर कोई पोस्ट निकलती है तो अपने चाहने वाले जो है, जो भी उनके नियर एंड डियर वंस है, जो भी उनका पीयर सर्कल है, उसके अंदर रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो रिकमेंड करना एम्प्लॉयज़ की तरफ से अपने नियर एंड डियर वंस को, ये भी क्या करता है, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को वो वेल इन्फॉर्म करते रहते हैं, ठीक है, कि हाँ भी कंपनी ऐसा, और उनको भी कई बार इस चीज़ का क्या मिलता है, इंसेंटिव और बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, जो लास्ट है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही है कि अगर किसी कंपनी का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो हाई है, तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनका भी फ्यूचर उस कंपनी में जाकर सिक्योर होगा। तो ये भी पॉइंट क्या करता है, रेट ऑफ ग्रोथ भी आप कह लीजिए कि एम्प्लॉयज़ को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को आकर्षित करता है, इफ़ेक्ट करता है कि वो उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर क्या करें, जॉब एप्लीकेशन दें। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एक पॉइंट्स जो क्या करते हैं, कुछ एक फैक्टर्स जो एक किसी भी आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के। फर्स्ट वन, हमने मीनिंग किया था रिक्रूटमेंट का, उसके अलावा डेफिनेशन की थी एडविन बी फ्लिपो के द्वारा जो दी गई थी डेफिनेशन, और उसके बाद हमने कुछ एक फैक्टर्स पढ़े जो एक ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, ठीक है, और कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज एंड डाउट्स ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।